तो चिल्ड्रन में आप लोगों ने देखा कि ब्रोंकियो ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, ये फॉरेन बॉडीज करवा सकती हैं, स्टिचेस करवा सकते हैं। इन्फेक्शन जो कि मोस्ट फेमस इन्फेक्शन आपके पास, सिंगल इन्फेक्शन जो है वो आपके पास है जी पर्ट्यूसिस, और इसका सेकंड नेम आपके पास वुपिंग कफ है। फिर मैंने मीजल बता दिया जो कि प्राइमरी तो इन्फेक्शन है ये स्किन का, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन करवा सकती है क्या, आपके पास है ब्रोंकियो ऑब्स्ट्रक्शन। ब्रोंकियो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रिपीटिव रिकरेंट साइकिल इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन की वजह से आपके पास क्या हो सकता है, ब्रोंकोएक्टिसिस हो सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब बेसिकली ना यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट एड की स्टोरी एक लिखवाना चाहता हूँ, नोट, फर्स्ट एड स्टेप 1 का ही नोट। फर्स्ट एड स्टेप 1 ये कहती है कि भाई, लिखना तो इसको पहले भी चाहिए था, बहरहाल आप लोग अभी से लिख लें कि क्रोनिक, लिखें क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग, क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। अब मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई या ऑब्स्ट्रक्शन, या ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये है जी आपके पास फर्स्ट स्टेप 1 की डेफिनेशन। ऑब्स्ट्रक्शन ये आपके पास क्या करवाती है, लीड टू, लीड टू परमानेंटली, परमानेंटली जनाब अली डायलिटेशन, परमानेंटली डायलिटेशन ऑफ एयरवे। ठीक हो गया, इसका ये मतलब है। देखिए, हम ऑब्स्ट्रक्शन तो पढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग, नेक्रोटाइजिंग मीन कि नेक्रोसिस होना, सेल की डेथ होना। एक इन्फेक्शन ऑफ द ब्रोंकाई या फिर ऑब्स्ट्रक्शन क्या करवा सकती है, परमानेंटली डायलिटेशन ऑफ एयरवे, जिसको आप ब्रोंकोएक्टिसिस कहते हैं। ये भी आप लोगों को यहाँ पे इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। चलें, बहरहाल अडल्ट की बात करने लगे थे कि भाई नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है अडल्ट। अब अडल्ट के अंदर भी आपके पास क्या है, नंबर 1 ब्रोंकियल, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक हो गया। अब ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन इन अडल्ट जनाबे अली, आपके पास इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। अब ये रीजंस लिख लें भाई, ये थोमा ने भी लिखी है और आप लोग लिखें इसको। ट्यूमर या फॉरेन बॉडी, ठीक है, ट्यूमर, ट्यूमर या फिर फॉरेन बॉडी जनाबेली, ये करवाएंगे आपके पास लीड टू, हाँ जी, लीड टू लोकलाइज्ड ब्रोंकियोएक्टिसिस। हाँ जी, लोकलाइज्ड ब्रोंकियोएक्टिसिस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या है जी, नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन जो है ना, ये भी लोकलाइज्ड ब्रोंकोएक्टिसिस करवाता है। ठीक हो गया, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, फिर आपके पास है जी इन्फेक्शन, ये तो है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। अडल्ट के अंदर दूसरा क्या है, इन्फेक्शन। बच्चों में भी आप लोगों ने इन्फेक्शन देखा है जो ब्रोंकियो क्या करवाता है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, वो आप लोगों ने देखा पर्ट्यूसिस के बारे में। अब अडल्ट में जो इन्फेक्शन आपके पास है यार, इसको ना, इसने CK2 ने बड़ा ऑर्गेनाइज करके इस पॉइंट को लिखा हुआ है कि भाई नॉन ट्यूबरक्लोसिस, लिखें जरा, नॉन ट्यूबरक्लोसिस, नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम सच एज। अब नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम सच एज, उसका नाम क्या है, MAC। अब MAC का मतलब क्या है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। माइकोबैक्टीरियम एवियन कॉम्प्लेक्स आल्सो कैन लीड टू, हाँ जी जनाब अली, आपके पास क्या, ब्रोंकियोएक्टिसिस इन अडल्ट। तो ये भाई आपके पास एक तरह का MCQs है जो कि आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। और नेक्स्ट प्लीज। अब ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स, नंबर 3 पे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स कुछ ऐसे हैं जो कि अडल्ट के अंदर क्या करवा सकते हैं, ब्रोंकोएक्टिसिस, जिसमें जनाब ऑटो इम्यून ब्रोंकाइटिस है, ऑटो इम्यून ब्रोंकाइटिस है। ऑटो का मतलब सेल्फ, ठीक है, अपना ही इम्यून सिस्टम।
ऑटोम्यून ब्रोंकाइटिस अगर किसी को हो तो उसकी वजह से जनाब अली क्या हो सकता है ये, अगर किसी बंदे को एसएलई है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है, अगर किसी बंदे को रोमाटॉइड आर्थराइटिस है, तो ये रिपीटेड आपके पास साइक्लिक इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से आपके पास ये भी आ सकता है। ठीक है, होने को ये रेयर है, ये वैसे रेयर है। फिर एक और कंडीशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, बुक ने लिखी हुई है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी अस्परजिलोसिस। लिखें जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रोंको, हाँ जी, एलर्जिक, एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस। ठीक हो गया जी। तो ये आपको पॉइंट पता। यार इसमें क्या होता है, देखें, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है टू अस्परजिलस, और जो कि लीड करवाता है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डैमेज। ठीक हो गया, और यूजुअली सीन इन द इंडिविजुअल्स विद अस्थमा या सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आप लोगों को ये सेंटेंस लिखवा दिया, आप लोग लिखिएगा, मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें क्या होता है, allergic bronchopulmonary aspergillosis in which hypersensitivity reaction occur, hypersensitivity reaction to aspergillus lead to chronic inflammatory damage usually seen in individuals with asthma। ऐसे लोग जिनको दमा होता है या सिस्टिक फिब्रोसिस होती है ना, उनमें ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, और जिसकी वजह से जनाब अली बाद में क्या हो सकता है, ब्रोंको एक्टिसिस। और मैंने ये आपको बताया भी है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस आपके पास क्या है, मोस्ट कॉमनेस्ट काज ऑफ ब्रोंको एक्टिसिस। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये लाइंस जरूर लिखिएगा, ये पैथोमा में लिखी हुई है और मैंने आप लोगों को लिखवा दिया वन टाइम, फिर एक दफा सुन लें कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू अस्परजिलस लीड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डैमेज यूजुअली सीन इन द इंडिविजुअल्स विद अस्थमा या सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज, आगे बात करते हैं। अच्छा, अब ये जो एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी अस्परजिलोसिस है ना, ये ड्यू टू स्पोर्स इन स्टार्ट लीड टू अस्थमा। इसके जो स्पोर्स है ना, पहले ये बिगनिंग में अस्थमा, लेटर ऑन जो है ना ये डैमेज करवाते हैं किसको, ब्रोंकियल वॉल को। जब ब्रोंकियल वॉल डैमेज होती है तो नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन मतलब एक तरह से, और वहां पे आपके पास जनाब अली क्या हो जाता है, परमानेंट डायलिटेशन, जिसको ब्रोंकोएक्टिसिस। फिर बुक ने अडल्ट के अंदर एक और चीज लिखी हुई है, आपके पास कुछ है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स, अब उन रिस्क फैक्टर में क्या क्या है, आपके पास टोबाको है, ठीक है, आपके पास स्मोकिंग है, ठीक है, तो ये भी अगर कोई बंदा कर रहा है तो इसकी वजह से भी आपके पास है, सिंपली हो सकता है, ये भी करवा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इटियोलॉजी ऑफ ब्रोंकोएक्टिसिस, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, बड़ी डिटेल में बताई है। ठीक है, बच्चों के अंदर आप लोगों ने याद रखनी है जो कंजेनिटल है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मैंने बता दिया एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मैंने चिल्ड्रन और अडल्ट में बता दिया इसके अंदर क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं जी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। हाँ जी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ ना, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के आपके पास अगर आप एज ए डॉक्टर बैठे हैं तो एक बंदा कैसे आ सकता है ब्रोंकोएक्टिसिस को लेके, ऐसे कौन से फीचर्स हैं। तो देखें जी, बड़ा बड़ी टिपिकल इसकी प्रेजेंटेशन है। नंबर वन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लें जी। ये ऐसी प्रेजेंटेशन आपको और नहीं मिलेगी किसी जगह पे देखने को, तो इसके ऊपर स्टार लगाएं। क्या है, प्रोडक्शन ऑफ, लिखें, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ कोपियस। कोपियस का मतलब होता है जनाबली फुल माउथ, हाँ जी, फुल, मुंह भर के, फुल माउथ, कोपियस अमाउंट, अमाउंट ऑफ फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग जनाबली प्रोडक्टिव कफ, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव कफ। ये बड़ी कॉमन सी बड़ी टिपिकल सी इसकी प्रेजेंटेशन है। प्रोडक्शन ऑफ कोपियस, कोपियस का मतलब होता है माउथ, माउथ भर के, मतलब मुंह भर के, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुंह भर के, स्मेल वाली जो है ना एक खांसी सी आती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, प्रोडक्टिव कफ इन अर्ली मॉर्निंग, सबसे बड़ी बात जी, इन अर्ली, अर्ली मॉर्निंग। मेन जो आप लोगों के पास बात है वो तो ये है याद रखने वाली, इन अर्ली मॉर्निंग।
अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये अर्ली मॉर्निंग की ही क्यों प्रेजेंटेशन देता है? देखें, जब दिन भर में ये लोग काम करते हैं ना, तो ग्रेविटी की वजह से ये जो सारा का सारा मटेरियल है ये बेस में क्या हो जाता है, बैठा होता है। लेकिन रात को जब ये लेटते हैं, तो लेटने की वजह से ये सारा का सारा मटेरियल कहाँ पे आ जाता है? हाँ जी, ग्रेविटी का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये आगे की तरफ आ जाता है। जब आगे की तरफ आते हैं तो सीलियास अपना काम करते हैं। तो इसमें फिर इनको जनाब अली एक तरह से कुपिस मुंह भर के जनाब अली क्या एक तरह से होती है, हाँ जी जनाब अली वोमिट, ये कहने कफ होती है। और इसमें आपके पास एक तरह से स्पुटम सा आता है और जो स्मेल स्मेल वाला होता है, और ये इसकी कंप्लेन करते हैं। ठीक होगा, ये आप लोगों को इसकी जो है प्रेजेंटेशन का टिपिकल प्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए। अच्छा, सेम यही CK2 की तरफ अगर मैं बात करूं ना, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोलने लगा हूं। वो कहते हैं क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ कॉम्पनीड बाय फ्रीक्वेंट बोट, बोट मतलब BOUT, बोट, बोट ऑफ येलो या ग्रीन स्पुटम प्रोडक्शन। ये बस उन्होंने येलो या ग्रीन स्पुटम प्रोडक्शन की अंदर बात कर दी है। बात सेम ही है, कंसेप्ट सेम है। क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ कॉम्पनीड बाय फ्रीक्वेंटली बोट ऑफ येलो या ग्रीन स्पुटम प्रोडक्शन। ठीक हो गया, ये इसकी प्रेजेंट। सेम अगर मैं बात करूं इसकी पैथोमा की, तो क्लिनिकल फीचर में उन्होंने लिखा फॉल स्मेलिंग स्पुटम, सिंपल, बस, डेट्स इट। अब आते हैं जी आगे, आगे बात कर लेते हैं। अब लिखें एडिशनल फीचर। नंबर 2 पे आपने कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करनी है जी। एडिशनल फीचर्स, अब एडिशनल फीचर्स बेसिकली क्या है, जिसमें आपको मिलेगा जी डिस्निया, डिफिकल्टी इन, एंड जी डिफिकल्टी इन जनाब ब्रीथिंग। उसके बाद आपके पास है जी डल चेस्ट पेन मिल सकती है, डल चेस्ट पेन, हल्की चेस्ट पेन आपको मिल सकती है। इसके बाद जनाब अली इसमें मिल सकता है पॉसिबल है कि हीमोपोटेसिस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोगों को कम पता होता है। भाई देखें, ये आपके पास है ना जनाब अली, इसमें ट्रैक किया, यहाँ पे आपके पास ब्रोंकस है, ये वाली ठीक होगा जी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है जी, लंग्स है। अब को होता कुछ यूं है, जब यहाँ पे डायलिटेशन होती है ना, डायलिटेशन की वजह से जो नियर बाय वेसल्स होती है ना, वो उनको कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से हेमरेज हो सकती है। और वो जो हेमरेज है ना, वो आपके पास किस शक्ल में निकल सकती है? खांसी की शक्ल में, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? हीमोपोटेसिस। तो माइट पॉसिबल है कि आप इस पेशेंट में क्या हो, आपके पास है हीमोपोटेसिस, फ्रेश ब्लड इन, हाँ जी हीमोपोटेसिस इन कफ। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद है जी हेलिटोसिस। ये एक लफ्ज लिखा हुआ है बुक ने, हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड ब्रेथ, बैड ब्रेथ। ठीक हो गया जी, तो ये भी आपने एक तरह से पॉइंट इसका याद रखना है, हेलिटोसिस। ठीक हो गया जी। अब जनरल हेल्थ की अगर मैं बात करूं, जनरल हेल्थ के साथ क्या होगा जी इसकी, ये भी जरा देख लें। जनरल हेल्थ, जनरल हेल्थ बेसिकली कहते हैं आपके पास जिस तरह के फीवर इस बंदे को हो सकता है, ठीक है, इस बंदे को जनाबे मलेज हो सकता है, फीलिंग नॉट वेल, ठीक है, इस बंदे को जनाबे वेट लॉस की हिस्ट्री आ सकती है, वेट लॉस हो सकता है। इवन देन इसको नाइट स्वेटिंग हो सकती है, मतलब नाइट स्वेटिंग का तो इतना कंसर्न नहीं, वेट लॉस मलेज फीवर वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये है जी इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन। अब जब आप ये सारी चीजें देखेंगे तो आप भाई इस बंदे का एग्जामिन तो जरूर करेंगे। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन या ऑन एग्जामिनेशन आपको क्या मिलेगा? तो ऑन एग्जामिनेशन आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है इसमें। अच्छा जी, अच्छा इसमें जो मेनली पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है इसकी ऑन एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन के अंदर डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट मिल सकती है, पल्पेशन में आप लोगों को डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट मिल सकती है, और परकशन में आपको डल मतलब एक तरह साउंड। लेकिन इसकी मेनली जो याद रखनी है ना आपने, अस्कुल्टेशन, अस्कुल्टेशन, अस्कुल्टेशन इसकी मेन है। ठीक है, अब अस्कुल्टेशन में आपको क्या मिलेगा जी, ये चीज आप लोगों के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को मिल सकता है ब्रोंकियल ब्रीथिंग। क्या मिल सकता है? एक तो मिलेगा ब्रोंकियल, ब्रोंकियल। अच्छा यार मुझे ये बताए ना, ब्रोंकियल ब्रीथिंग आप लोगों ने पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को बताया। ब्रोंकियल ब्रीथिंग कहते हैं जब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर इक्वल एंड इन बिटवीन हैविंग गैप।
ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। इसको कहते हैं ब्रोंकियल ब्रीथिंग। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर इक्वल एंड इन बिटवीन बोथ हैविंग गैप। इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियल ब्रीथिंग। ये लिख लीजिएगा प्लीज। तो फिर यार इसके बाद आपने याद रखना है, इसमें आपको मिलता है कोर्स क्रेपिटेशन। अब ये बड़ा ना इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ना हाईलाइट कर लीजिएगा। देखें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है बस एग्जाम वाले दिन उनको याद करना है, सारी चीजें तो नहीं याद करनी, ठीक है। कोर्स क्रेपिटेशन, क्रेपिटेशन कहते हैं जब फ्लूइड में से एयर पास करती है, ठीक हो गया जी। कोर्स क्रेपिटेशन। अब कोर्स क्रेपिटेशन के ना मैंने अभी तक दो ही आपको डिफरेंशियल डायग्नोज बताए हुए हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें ना जनाबे अली कोर्स क्रेपिटेशन के दो ही ऐसी बीमारियां जिनमें आप लोगों को ये मिलेंगी, ठीक है। कोर्स क्रेपिटेशन मतलब जिस तरह खीर नहीं उबलती, ठीक है, उसी तरह सेम ऐसे ही फ्लूइड में से जब हवा गुजरती है आपको एक साउंड मिलता है, ठीक है। अब दो इसके डिफरेंशियल डायग्नोस कौन से? एक तो निमोनिया जिसमें कंसोलिडेशन आपको मिलती है, ठीक है, और एक आपके पास ब्रोंको एक्टिसिस है। यही जी आप लोगों ने दो इसके डिफरेंशियल डायग्नोज हैं जिनमें आप लोगों को ये कोर्स क्रेपिटेशन मिलती है, ठीक हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर निमोनिया की कोर्स क्रेपिटेशन में और ब्रोंको एक्टिसिस की कोर्स क्रेपिटेशन में डिफरेंस क्या है? अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो फीचर है ना, जो ये वाला इसका जो फीचर होगा ब्रोंकोएक्टिसिस वाली क्रेपिटेशन का, वो आपके पास क्या है? चेंज देयर पोजीशन अपॉन कफिंग। ये कफिंग के ऊपर पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। चेंज चेंज देयर पोजीशन चेंज देयर पोजीशन जनाबे अली, हाँ जी, अपॉन कफिंग। जब आप कफिंग के लिए पेशेंट को बोलेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये इसका हॉलमार्क है यार, ये किसी और जगह पे नहीं आता, ये इसका हॉलमार्क है, ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। ये अपने पॉइंट याद रखना, ठीक होगा जी। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन निमोनिया के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। निमोनिया के साथ कोर्स क्रेपिटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, ऑन एग्जामिनेशन आपने एक्सप्लोइटेशन की, ऑन एग्जामिनेशन आपको मिलेगा इसमें डिजिटल क्लबिंग। भाई जब आप नेल्स को चेक करेंगे ना, फिंगर्स को, तो डिजिटल डिजिटल क्लबिंग ये आपने यार अभी तक रेस्पिरेटरी में तीन ही तो हमने डिसऑर्डर पढ़े हैं जिनमें आपको क्लबिंग मिलती है, हाँ जी। इसकी मैं डिफरेंशियल एक साइड पे नोट लिख लें, नोट लिखें, डिजिटल क्लबिंग के डिफरेंशियल डायग्नोस। डिजिटल क्लबिंग के आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोस क्या है? एक आपके पास है जी ब्रोंकोएक्टिसिस जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, इसकी आप लोगों ने बात कर ली है। दूसरे नंबर पे आपके पास है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ब्रोंकोजेनिक ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। फिर आपके पास जनाबे लिए थर्ड पे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इंशाल्लाह हम डिटेल में करेंगे। इसके अंदर भी डिजिटल क्लबिंग आपको मिलती है। ये आपके पास। यार मेरा एक और क्वेश्चन आपसे, मुझे आप लोग ये बताएंगे, हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, डॉक्टर तलहा, कि जब इस बंदे की जनाबे अली डायलिटेशन से नियर बाय वेसल जो है ना वो ब्लीड करेंगी, तो इस बंदे में हीमोप्टेसिस अगर होती है क्रोनिकली, तो इस बंदे को अनीमिया होगा कि नहीं होगा? पहले तो मुझे ये बताएं, होगा? जी सर होगा। ओके, आप कहते हैं जी होगा। अब इसमें ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज है, ठीक है, तो अनीमिया कौन सा होगा? यस सर। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, हाँ जी, यस सर, अनीमिया एनीमिया क्रॉनिक। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो इस बंदे में आपको क्या मिल सकता है भाई? एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये आपने पॉइंट याद रखना है, जो कि एक तरह से माइक्रोसिटिक एनीमिया में आ जाता है, ठीक है। और ये आप लोगों ने इसका पॉइंट याद रख लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट, हाँ जी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। इसके बाद आ जाती है इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट, ठीक है जी, वो हमारे पास नेक्स्ट इसका टारगेट होगा। ओके, बुक से ना जी, बुक में देख लें जी ब्रोंकोएक्टिसिस के बारे में क्या कह रहा है कि कास्ड बाय रिकरेंट साइकिल ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन एट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स दैट लीड टू द फाइब्रोसिटी मॉडलिंग एंड परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई।
प्रेजेंटेशन में वो कहता है क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ कंपनी बाय फ्रीक्वेंट बोथ ऑफ द येलो या ग्रीन स्पूटम प्रोडक्शन डिसनिया हो सकता है, माइट पॉसिबल है कि हेमोप्टेसिस और हेलिटोसिस हो एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। मैंने ये आपको बता दिया। पल्मोनी इसने देख लें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। पल्मोनी इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनो डेफिशिएंसी मैंने लिखवा दिया, लोकलाइज एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एस्पिरेशन ऑटोम्यून डिजीज हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। यार इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बट सीन मोर क्लोजली इन एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। और ये मैंने आपको बता दिया। टीबी के अंदर मैंने बता दिया नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम सच एज माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने बता दिया। एग्जामिन में आपको एग्जाम में क्या मिलता है? एग्जाम रिवील रेल्स वीज रोंकाई प्यूरुलेंट म्यूकस और ऑक्यूपेशनल हिमोप्टेसिस। हाँ ये लाइन आपने लिखनी है यार। एग्जाम आपको रिवील कर सकता है रेल्स वीज रोंकाई। वीज रोंकाई मैंने आप लोगों को पता है, वीज वो है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, रोंकाई वो है जो आप स्टेथ के साथ सुनते हैं, स्टेथोस्कोप के साथ, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी कम होती है, ठीक हो गया। प्यूरिलेंट म्यूकस होगा, रेशेदार म्यूकस होगा, ऑक्यूपेशनल हिमोप्टेसिस मतलब कभी कभार हो सकता है कि यार उसको हिमोप्टेसिस हो। ये लाइन किसी बच्चे ने मिस नहीं करनी, प्लीज आप लोगों ने ये लिखना है, वीज लिख लें, रोंकाई लिख लें, और ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट ये हमारा पास नेक्स्ट। ये एक बुक से हो गया। ये देख लें यार, फर्स्ट स्टेप वन में कोई इतनी खास बात नहीं है। कहता है क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन है, आप ब्रोंकाई ऑब्स्ट्रक्शन परमानेंटली डायलिटेशन ऑफ एयर एसोसिएटेड विद ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, पुअर सिलरी मोटिलिटी है, टोबैको स्मोकिंग, कार्टाजेनस सिंड्रोम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। इसमें क्या होता है जी जनाब, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनी एस्परजिलोसिस है, पल्मोनरी इन्फेक्शन जो कि एम एवियन का मतलब माइकोबैक्टीरियम एवियन कॉम्प्लेक्स, ठीक होगा जी। अब बाकी ये मैंने आपको बता दिया, डेली प्यूरुलेंट स्पूटम होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा मोस्ट ऑफन। हाँ यार ये सीडोमोनास एरिजिनोसा, सीडोमोनास एरिजिनोसा इसलिए मैंने आपको अभी बताया ना कि प्रेजेंटेशन में ग्रीन या येलो, ग्रीन कलर ऑलवेज इंडिकेटर फॉर सीडोमोनास एरिजिनोसा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बुक ने एमसीक्यूज है इसका बेसिकली, ठीक है। ये ऐड कर लीजिएगा प्लीज, जो चीजें नहीं मिस हुई हैं इसको ऐड करिएगा। अच्छा, हीमोप्टेसिस, उसके बाद क्या है हमारे पास है डिजिटल क्लबिंग, ठीक हो गया। ओफन आपके पास सीडोमोनास एरिजिनोसा की वजह से ये प्यूरिलेंट जो कि ग्रीन कलर का आता है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जब फर्स्ट एड से होगा तो थोमा वैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें से भी सारे पॉइंट क्लियर है। सो ओके।